माँ बाप ने मेरी शादी मेरे जीजा जी से करवा दी क्योंकि मेरी दीदी की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो रात के वक्त मुझे अपनी दीदी के कमरे में आवाज़ आती कि बहन मुझे इंसाफ दिलाओ। दीदी की आवाज़ सुनकर मैं बहुत डर जाती। मेरे जीजा जी जो कि अब मेरे पति थे, मेरी दीदी के लाल रंग के शादी के जोड़े को लेकर दूसरे कमरे में बंद हो जाते और पता नहीं घंटों तक क्या करते। रात जानने के लिए एक दिन मैं उस कमरे में छुपकर बैठ गई और उसके बाद जो मैंने देखा उससे तो मेरी रूह ही कांप गई, क्योंकि मेरी दीदी तो मेरा नाम गोरी है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था क्योंकि आज मेरी शादी थी। शादी के लाल रंग के जोड़े में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। जो भी मुझे देखता मेरी तारीफ़ ही करता। शादी की रात मैं लाल रंग के जोड़े में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। उस वक्त मेरा दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा था। हर लड़की की तरह मैंने भी शादी को लेकर कई ख्वाब देखे थे, लेकिन यह ख्वाब मेरा उस वक्त टूट गया जब मेरी शादी मेरे ही जीजा जी से तय हो गई। मेरे जीजा जी का नाम किशोर था, लेकिन मैं उन्हें सिर्फ जीजा जी की नज़र से ही देखा था क्योंकि वह मेरी सगी बड़ी बहन के पति थे। मेरी दीदी की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। मेरे दीदी के गुजरे 1 साल हुए थे तो उनकी सास ने मेरे रिश्ते के बारे में मेरी माँ से पूछा तो मेरी माँ ने मुझसे पूछना गवारा भी नहीं समझा और शादी के लिए हाँ कर दी। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया और काफ़ी दिनों तक मैंने अपनी माँ से बात भी नहीं की। फिर एक दिन मेरी माँ मुझे अपने पास बुलाई और कहने लगी, बेटा हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा तेरा अच्छा ही चाहते हैं। किशोर एक अच्छा लड़का है और वह काफ़ी अच्छा कमा भी लेता है और इससे और अच्छी बात यह है कि वह कोई नशा भी नहीं करता। इसलिए हम चाहते हैं कि तेरी शादी उससे हो जाए। और क्या तुम उससे सिर्फ इसलिए शादी करने से इनकार कर रही हो क्योंकि वह तुम्हारी बहन का पति है? बेटा, जिस तरह वक्त बदलता है उस तरह रिश्ते भी बदल जाते हैं। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया। उसके बाद कहा कि अगर तुम अब भी किशोर से शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं आज किशोर की माँ को फ़ोन करके मना कर दूंगी। तुम रात तक मुझे सोचकर बता दो। मेरी माँ इतना कहकर चली गई और मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं अपने कमरे में गई तो कुछ देर के बाद मेरी एक सहेली मुझसे मिलने के लिए आई। उसकी शादी को 1 साल हो गए थे। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई। मैं उससे पहले अपनी हर परेशानी साझी करती थी। इससे पहले कि मैं अपनी परेशानी बताती वह कहने लगी, मेरी ज़िंदगी तो नर्क बन चुकी है। मैंने पूछा कि तुम ये सब क्यों कह रही हो, तुम्हारी तो अभी भी शादी हुई है। तो उसने मुझे बताया कि उसकी शादी को 1 साल तो हो गए थे, लेकिन उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था। शादी के वक्त जो मिला दहेज उसके पति ने सब जुए में हार गया और अब उससे और पैसे की मांग कर रहा था और वह पैसे ना दे पाई तो इस वजह से उसने उसे घर से निकाल दिया। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। अब मेरी सहेली के परिवार वाले उसके लिए बहुत चिंतित हैं और वह कानूनी रूप से समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे। इन सब बातों को सुनने के बाद मैं तो अपनी ही चिंता भूल गई थी। वह मेरी दोस्त शादी लव मैरिज की थी। उसकी ये कहानी सुनने के बाद मुझे अंदर ही अंदर एहसास होने लगा कि दुनिया बहुत मतलबी और ख़राब है। हमें बड़ों के फैसलों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि बड़े हमारे लिए हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। कुछ देर बाद बात करने के बाद मेरी सहेली अपने घर चली गई। रात को मैं अपने कमरे में बैठी और मैं सोच लिया था कि किशोर से शादी करने के लिए हाँ कर दूंगी। रात को जब माँ मेरा जवाब पूछने के लिए कमरे में आई तो मैंने माँ को बताया कि माँ मैं किशोर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ मेरे फैसले से बहुत खुश हुई और उन्होंने खुशी के मारे मुझे गले से लगा लिया। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी हो गई और शादी करके मैं अपने ससुराल चली गई। मैं कमरे में बैठकर अपने पति का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। कुछ वक्त के बाद वह धीरे से कमरे में आए और कमरे का दरवाज़ा खोलकर अपना बिस्तर लेकर साथ में मेरी दीदी का शादी का जोड़ा लेकर कमरे से चुपचाप वापस चले गए। जब उनके जाने के बाद मैंने अपना घूंघट खोला तो मैं ये सब देखकर दंग रह गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए। मुझे लगने लगा कि शायद मेरे पति को अभी भी मेरी दीदी की याद आती है और वह मेरी दीदी की यादों को अभी भी भुला नहीं पाए हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं सो लेती हूँ, क्योंकि शादी की रस्मों में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इस वजह से मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन जब मैं सुबह उठकर नीचे गई
तो मेरी सास अपने बेटे को नाश्ता दे रही थी। मुझे देखकर किशोर बोले, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? किशोर ने इतने प्यार से कहा तो मैंने भी उन्हें खुशी से जवाब दे दिया। नाश्ते के बाद किशोर के कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए आए तो वह उनके साथ चले गए, जबकि मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों में बीतने लगा। आज मैं खुश थी कि जल्दी हम दोनों भी करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को अच्छे से समझ लेंगी। लेकिन जब फिर रात हुई और मैं उनका बेसब्री से इंतज़ार करने लगी तो मुझे फिर से निराशा हुई, क्योंकि पिछली रात की तरह किशोर कमरे में आए और दीदी के शादी के जोड़े को लेकर चुपचाप कमरे से निकल गए और मैं उन्हें सिर्फ जाते हुए देख रही थी। मुझे उन पर तरस आ रहा था। मैंने सोचा कि मुझे ही एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, तभी मेरे पति इन सदमे से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। जब तक मैं किशोर के पीछे उस कमरे तक बढ़ी, किशोर तब तक कमरे के अंदर चले गए थे और कमरे को अंदर से बंद कर दिया था। मैं अभी वहीं खड़ी थी कि मुझे अंदर से किशोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे वह किसी से बात कर रहे हो। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर मुझे कोई भी शब्द अच्छे से समझ नहीं आया। तब मेरी सास मुझे आती हुई दिखाई दी। उसने पूछा, क्या हुआ है? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अब मैंने क्या बताती कि उनका बेटा रोज़ मुझे छोड़कर अकेले इस कमरे में सोने चले जाता है। मैं बहाना बनाकर फिर से अपने कमरे की तरफ चली गई और कमरे में जाकर अपनी दीदी के बारे में सोचने लगी। हम दो बहनें थीं। मेरी दीदी का नाम रवीना था। दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी। हमारे पिता ने हमें बहुत प्यार से पाला था। दीदी की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद दीदी के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे। एक रिश्ता मेरी माँ की सहेली की तरफ से आया, जिनके बेटे का नाम राकेश था। माँ बहुत खुश हुई और पापा ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया। जल्दी उन दोनों की शादी करवा दी। लेकिन एक दिन शादी के बाद जब मैं अपनी दीदी के ससुराल उसके पास कुछ दिन के लिए रहने के लिए गई तो वो मुझे बहुत ही उलझी उलझी नज़र आती और जब मैं पूछती तो मुझे कुछ नहीं बताती। रात तक बस जागती रहती। यह बात एक बार मैंने अपनी माँ से कही तो वह हंसकर बोली, नए घर में एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। जब भी दीदी हम लोगों से मिलने आती बहुत सजरी और खुश होती, इसलिए मैंने भी इस भ्रम को अपने दिल से निकाल दिया। दीदी का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक हमें खबर मिली कि दीदी की मौत हो गई है। उनकी मौत हम सब पर एक बिजली की तरह गिरी। सास ने कहा कि रुबीना को अचानक सीने में दर्द हुआ। शायद उसे दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण वह उसे बचा नहीं पाए और इस सदमे से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। कुछ समय के बाद हम भी अपने कामों में बिजी हो गए। उसके बाद मेरी शादी भी किशोर से करवा दी, लेकिन अभी उनका जो रवैया मैं देख रही हूँ मुझे ठीक नहीं लग रहा। वह रोज रात को मेरी दीदी के शादी के लाल जोड़े को लेकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन अभी तक मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मैं ख्यालों में सो जाती। एक रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि अंधेरे में मेरी दीदी की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। मैं अंधेरे में अपनी दीदी को इधर उधर ढूंढ रही थी। दीदी की आवाज़ सुनकर मैं बहुत रो रही थी। तभी मेरी दीदी ने कहा कि मेरी बहन मुझे इंसाफ दिलाओ। इससे पहले कि मैं कुछ और भी अपनी दीदी से पूछती तो मेरी तुरंत आँख खुल गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी या किसी खराबी के कारण। मेरा शरीर पूरा पसीने से लथपथ हुआ था। मेरी सांसें भी जोर से चल रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी दीदी की बातें गूंज रही थी। अगली सुबह मैं किशोर के बाहर आने के बाद मैं उस कमरे में गई और मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या था। कमरे के अंदर गई तो देखा इस कमरे में एक सोफ़ा सेट था और एक अलमारी के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। मैंने अलमारी खोली तो वहाँ पर कुछ दवाइयाँ पड़ी थी। मैंने सोचा कि शायद कुछ दवाइयाँ हैं, इसलिए मैंने उसे अनदेखा कर दिया। लेकिन अभी मैं अलमारी बंद कर रही थी कि एक छोटी सी बोतल मेरे पैरों पर आकर गिरी। मैंने देखा कि उसमें बोतल में कुछ नशीली दवाइयाँ भरी हुई है। मैं बहुत हैरान हुई। मैं चुपचाप उसे अपने कमरे में ले गई। शाम हुई तो किशोर बेचैन होकर घूमने लगे, जैसे उनका कोई सामान खो गया हो। मैं उनकी बीवी थी। मैं उन्हें नशे करने से छुड़ाना चाहती थी। अगर वह इस नशीली दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक अच्छी पत्नी के होने के नाते मुझे उन्हें रोकना चाहिए। यही दवाइयाँ मैंने अपनी दीदी के बैग में भी देखी थी। शायद किशोर की आदत को छुड़ाने के लिए ये दवाइयाँ अपने बैग में रख लेती थी, इसलिए मैंने उस वक्त इग्नोर करके मैं किचन में चली गई। मैं वहाँ जाकर किशोर के लिए गाजर का हलवा बनाने लगी, क्योंकि गाजर का हलवा किशोर को बहुत पसंद था। ये मेरी सास ने मुझे बताया था।
कुछ देर बाद किशोर डाइनिंग टेबल पर आए तो मैंने वह हलवा किशोर को दिया तो उन्होंने बहुत अच्छे से उस हलवे को खाया और बाद में मेरी खूब तारीफ़ की और कहा कि इसके बदले में तुम्हें कोई तोहफ़ा दूं। किशोर का यह अंदाज़ मुझे काफ़ी निराला लगा, लेकिन जब इसके बाद वह मुझसे पूछने लगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी सास हमारे बगल में बैठी थी। एक बार फिर किशोर ने अजीब अंदाज में ये सवाल को पूछा। फिर मेरी सास ने बहाने से मुझे किचन में भेज दिया। मैं किचन में जाके उनकी तरफ देख रही थी। मेरी सास अपने बेटे से कुछ बातें कर रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी सास से ये बात कही कि किशोर नशा करता है, तो आपने उस जैसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवाई। सास कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन की मौत की वजह से वह सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं किशोर को समझाऊंगी। सास की बात सुनकर मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को फिर जब मुझे हल्की सी नींद आई तो फिर मुझे दीदी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह मुझे फिर कह रही थी, मेरी बहन मुझे इंसाफ दिलाओ। जब मैंने आंखें खोली तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस बात का अपनी दीदी को इंसाफ दिलाऊं। यही सब मैं सोचकर परेशान हो जाती। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। मेरी दीदी की मौत एक एक्सीडेंट था या फिर कुछ और। सास ने तो बताया था कि दीदी को दिल का दौरा पड़ा है और वो उसे अस्पताल लेकर गए थे। उस समय कुछ भी पूछने का कोई भी अर्थ नहीं था, लेकिन बार बार सपने में दीदी का यूं आना मुझे यह वहम नहीं लग रहा था। इस वजह से मैंने ठान लिया था कि अब मैं रात जानकर ही रहूंगी। रात जब हुई तो किशोर फिर कमरे में आए और उनके आने से पहले मैंने आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें लगे कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मैं कुछ देर मुझे देखी और फिर कमरे के बाद चले गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। उनके जाने के बाद मैं तुरंत उनके पीछे कमरे में चली गई। मैंने उनके कमरे की चाबी पहले से अरेंज कर ली थी। जब मैं कमरे के अंदर गई तो किशोर दीदी के लाल रंग के जोड़े को लेकर कुछ बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे, मेरी प्यारी पत्नी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो। तुम्हारे बिना मैं अकेला महसूस करता हूँ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और मैं जल्द ही तुम्हारे पास भी आ जाऊँगा, बस थोड़ा इंतज़ार करो। यह सब देखकर मुझे काफ़ी दुख हो रहा था। इस वजह से मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई और बिस्तर पर आकर बैठ गई और एक गहरी सांस ली। और जब मैं फिर सोने गई तो मुझे फिर से वही सपना आया और इस बार फिर से परेशान हो गई। आखिर मेरी दीदी को किस बात का इंसाफ दिलाऊं, इस बात से मैं परेशान थी। सब सोचते सोचते मैं फिर कब सो गई मुझे कुछ मालूम नहीं। सुबह जब मैं उठी तो अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकालने लगी। तब मैं यह देखकर दंग रह गई कि अलमारी में नशीली दवाइयों वाली शीशी गायब थी। मुझे यकीन था यह शीशी जरूर किशोर ने ली है। मुझे किशोर को गलत रास्ते से रोकना होगा और किशोर को दीदी की यादों से निकालना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए मैं फ्रेश होकर तैयार होकर बाहर चली गई। मेरी सास ने नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। मैं नाश्ता कर रही थी। मेरी सास बोली, बेटा, मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है, अपने फ़ोन से डॉक्टर का नंबर लगा दो। सुबह से सर में दर्द हो रहा है, उससे पूछकर कुछ दवाइयाँ ले लूँ। मैंने अपनी सास को अपना फ़ोन दे दिया और उन्होंने फ़ोन से डॉक्टर से बात की। मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग था। मेरी सास बात करते हुए कमरे में चली गई। काफ़ी समय के बाद सास मुझे वापस फ़ोन देने के लिए आई। किशोर के बारे में मैं तब सोच रही थी, वह मेरी बहन से कितना प्यार करते थे और उनकी यादों को अभी तक भुला नहीं पाए हैं। किशोर जब घर वापस आए तो वह मेरे लिए एक लड्डू लेकर आए और मुझे कहने लगे, मेरी प्यारी बीवी, ये लड्डू मैं स्पेशल तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैं उनकी बातों से पिघल गई थी और मैंने खुश होते हुए वह मिठाई ले ली। किशोर के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसी वक्त मेरी सास अपने बेटे को आवाज़ लगाने लगी, किशोर। मुझे वह मिठाई देकर फटाफट अपनी माँ के पास चले गए। मैंने सोचा क्यों न मैं आराम से बैठकर इस मिठाई को खाती हूँ। उस वक्त मुझे कंपनी की तरफ से मैसेज आया। उस मैसेज को पढ़ने के लिए मैंने अपने फ़ोन को देखना शुरू किया। फ़ोन को देखते देखते वो रिकॉर्डिंग मेरे सामने आ गई, जो मेरी सास आई डॉक्टर से बात कर रही थी। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि डॉक्टर ने सासू माँ से क्या बात की, जो इतनी देर तक बातें कर रही थी। उनके सर में तो दर्द हो रहा था, फिर दवाई पूछने में इतना वक्त। मैंने सोचा कि चलो मैं इस रिकॉर्डिंग को सुन लेती हूँ, उसके बाद मैं मिठाई खाऊंगी। जब मैंने सुना, मेरी सासू माँ डॉक्टर से कह रही थी, डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवाइयाँ मेरे बेटे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रही हैं। आपने कहा था आप उसकी दूसरी शादी करवा दें, तब वह ठीक हो जाएगा, लेकिन वह पहले से भी ज़्यादा और ख़राब हो गया है। पहली पत्नी को मारने के बाद
वह अपनी दूसरी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहा है। मैं उसको कब तक बचाती फिरती रहूँगी। आप एक काम करें, आप मेरे सारे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। आपकी दवाइयों से मेरे बेटे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। मेरी सास की यह बात सुनकर डॉक्टर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपका बेटा दिमागी तौर से पागल है और उसे भी ठीक होने में वक्त लगेगा। और रही बात पैसों की, तो आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैं आपके पैसे वापस नहीं दूंगा, क्योंकि आपके कहने पर मैंने नकली रिपोर्ट बनाई थी। आपकी पहली बहू की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अगर मैंने आपके बेटे का किया धरा पुलिस को बता दिया तो वह ज़िंदगी भर जेल में रहेगा। यह सुनकर उस डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया। पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसका मतलब मेरी दीदी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि मेरी दीदी को मारा गया था और मारने वाला उसका खुद का पति था। अब मुझे विश्वास हो गया कि मुझे दीदी को लेकर जो सपने आते थे वह मेरा भ्रम नहीं था और मेरी दीदी मुझसे इसलिए इंसाफ मांगती थी। मैं अपनी दीदी को याद करके फूट फूट के रोने लगी, लेकिन अब मैंने सिर्फ सोच लिया था कि अपनी दीदी को इंसाफ दिलाकर रहूँगी। इस वजह से मैंने तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन किया और सारी सच्चाई बता दी और साथ में वह रिकॉर्डिंग भी उन्हें भेज दी। कुछ देर के बाद पुलिस वाले हमारे घर पर आए और मेरी सास और मेरे पति को लेकर चले गए। जाने के वक्त मैंने अपने पति के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन मेरे साथ नहीं है। और अपनी सास को भी कहा, अगर तुम्हारे बेटे में कमी थी तो तुमने उसकी शादी ही क्यों करवाई। सबसे पहले जिम्मेदार तो तुम हो, तुम्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस उन लोगों को लेकर जा चुकी थी। उसके बाद मैंने अपना सारा सामान पैक करके अपने घर वापस चली गई और मैंने सारी सच्चाई अपने माँ बाप को बताई। यह बात सुनने के बाद मेरे माँ बाप खूब रोने लगे और मेरी दीदी को याद करने लगे, लेकिन साथ में मैंने खुशी भी इस बात की थी कि वक्त रहते उन्हें सच्चाई का पता चला और मैंने अपनी दीदी को इंसाफ दिलाया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।